मेरी गर्लफ्रेंड रिया की मौत हुए आज ठीक 1 साल हो चुका था, जब रात के 12:01 पर मेरे फोन पर उसका नया व्हाट्सएप वॉइस नोट आया और मेरी सांस ही रुक गई। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। ऊपर वही पुरानी डिस्प्ले पिक्चर, वही मुस्कान, बस स्टेटस बदल चुका था। अब वहां लिखा था लास्ट सीन नाउ, जबकि उसके नाम का तो 1 साल पहले चिता जल चुका था। रिया की चैट मैं कभी डिलीट नहीं कर पाया, बस कभी कभी खोलकर पुराने मैसेजेस पढ़ लेता था। गिल्ट महसूस करता था क्योंकि जिस रात वो मरी उसे कुछ घंटे पहले हमने जिंदगी का सबसे बुरा झगड़ा किया था। उस झगड़े में मैंने गुस्से में कह दिया था मर भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर उसे ब्लॉक कर दिया था। सुबह उठा तो खबर मिली बारिश में उसकी कार फ्लाईओवर से फिसलकर नीचे गई और सब खत्म हो गया। उसके बाद से हर तारीख, हर घंटा मुझे चुभता रहा, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। कमरे में अजीब सन्नाटा था, पंखा चल रहा था, फिर भी मुझे पसीना आ रहा था, जैसे कोई मुझे बहुत ध्यान से घूर रहा हो। वॉइस नोट के नीचे टाइम दिख रहा था 12:01 AM टुडे। मैं जानता था ये मजाक हो सकता है, कोई दोस्त नंबर लेकर प्रैंक कर रहा होगा, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद टेक्नोलॉजी भी चमत्कार कर सकती है। मैंने ईयरफोन्स कान में लगाए। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद की सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर प्ले दबाया और अगले ही सेकंड वो आवाज कमरे में भर गई जो 1 साल से सिर्फ यादों में थी। अर्जुन, आज फिर तू वही नीली टी शर्ट पहनकर बैठा होगा ना, लैपटॉप के सामने अकेला। रिया की हंसती हुई आवाज आई, मत बोलना नहीं, मुझे सब पता है। और मैंने घबरा कर तुरंत नीचे अपनी टी शर्ट की तरफ देखा। मैं सच में वही नीली टी शर्ट पहने था जो कॉलेज के लास्ट फेस्ट पर रिया ने मुझे गिफ्ट की थी। रीढ़ में सिहरन दौड़ गई क्योंकि आज ये टी शर्ट पहनने का प्लान तो मैंने इसी शाम अचानक बनाया था, किसी को भी नहीं बताया था। वॉइस नोट में वो आगे बोली, और तू अभी भी सोच रहा होगा कि मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी या नहीं, है ना? उसकी हंसी अचानक धीमी पड़ गई। तू खुद को कभी माफ कर पाएगा, ये ज्यादा बड़ा सवाल है अर्जुन। मैंने फौरन फोन को म्यूट कर दिया, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में घुसकर मेरे सीक्रेट्स पढ़ ली हों। मैंने चारों तरफ देखा। कमरे में बस मेरा रूममेट कबीर सो रहा था, जिसको मैंने रिया वाली कहानी कभी डिटेल से बताई ही नहीं थी। मैं बिस्तर से उठा, बैल्कनी में जाकर सिगरेट जलाई, फिर तुरंत बुझा दी, क्योंकि रिया को मेरी स्मोकिंग से नफरत थी। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये किसी का मजाक है तो इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है? अगले दिन दफ्तर में भी मैं हाफ प्रेजेंट था। हर नोटिफिकेशन पर चौंक जाता, पर रिया की तरफ से कुछ नहीं आया। रात होते ही डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। मैं खुद से लड़ता रहा कि चैट खोलूं या सब डिलीट कर दूं। रात 11:55 पर मैंने व्हाट्सएप खोला। टाइपिंग का स्टेटस दिखा, रिया इज रिकॉर्डिंग ए वॉइस मैसेज, जैसे वो सामने बैठकर सांस ले रही हो। हर 3 सेकंड में डॉट्स आते जाते और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हिलूं या जम जाऊं। 12 बजते ही दूसरा वॉइस नोट आया। इस बार बिना सोचे प्ले दबा दिया, क्योंकि अब डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी हावी थी और शायद कहीं अंदर गिल्ट भी, जैसे ये किसी डिवाइन कोर्ट की सुनवाई हो जो सिर्फ रात में लग रही हो। कल पूरे दिन तूने 3 बार मेरा इंस्टा खोला, पुरानी फोटोज देखी, फिर 4th बार पे रो दिया। रिया ने कहा, तू सोचता है कोई नहीं देख रहा, पर अर्जुन, जो प्यार सच में होता है वो ऑफलाइन नहीं होता, बस इनविजिबल हो जाता है। मैंने घबरा कर गैलरी खोली। कल वाकई मैंने उसकी तस्वीरें कई बार देखी थी। आंखों में अचानक पानी भर आया, पर इस बार डर के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे किसी ने मेरे गर्दन से इनविजिबल गिल्ट का हाथ हल्का कर दिया हो। मैंने तय किया कि ये सब अकेले झेलना बेवकूफी है। सुबह होते ही मैंने कबीर को जगाकर पूरी बात बता दी, वॉइस नोट सुना दिए। वो पहले हंसा, फिर उसकी हंसी तब रुक गई जब आखिरी नोट में रिया ने उसका भी नाम लेकर ताना मारा। वॉइस नोट में वो बोली थी, और हाँ, कबीर को बोल रात रात पबजी खेलकर मेरी वाली बैल्कनी में मैट सोया करे, वहां अब भी मेरे प्लांट की मिट्टी गीली रहती है। ये डिटेल सिर्फ हम दोनों जानते थे, किसी और को नहीं बताया था। मेरा पीला पड़ गया। उसने फोन मुझसे दूर फेंक दिया, बोला, भाई या तो तू बहुत हाई लेवल का प्रैंक कर रहा है या फिर हमें किसी बहुत गहरी मुसीबत ने घेर रखा है।
दोनों ही केसेस में नींद उड़ने वाली है। हमने प्रैक्टिकल होने की ठानी। रिया के पुराने नंबर पर कॉल किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ वाली रोबोटिक आवाज आई। फिर हम टेलीकॉम ऑफिस गए। पता चला नंबर पिछले 6 महीने से डेड है, किसी और के नाम पर भी नहीं गया। टेलीकॉम वाले ने रिकॉर्ड्स निकाल कर दिखाए। आखिरी आउटगोइंग कॉल एक्सीडेंट से 1 दिन पहले की थी। उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं, ना कॉल, ना एसएमएस, ना डेटा। पर हमारे व्हाट्सएप पर तो क्लियर ऑनलाइन और वॉइस नोट रिकॉर्डेड दिख रहा था। कबीर ने कहा, हो सकता है किसी ने उसका व्हाट्सएप वेब चलाया हो, पर लैपटॉप या ईमेल किसके पास होगा। रिया के पेरेंट्स एक्सीडेंट के बाद सब कुछ डिलीट कर देना चाहते थे, बस मैंने उन्हें मिन्नत करके उसका व्हाट्सएप अकाउंट बंद न करने को कहा था। उस शाम मैं रिया की सबसे करीबी दोस्त आयशा से मिलने गया। उसने मुझे देखते ही ताना मारा, अब आया है गिल्ट लेकर। जब मेरी दोस्त को जरूरत थी तब ईगो लेकर घूम रहा था। पर मेरी घबराई हुई शक्ल देखकर वो थोड़ा नरम पड़ गई। मैंने बिना घुमाए सब बता दिया। आयशा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें रिया की वो बेवकूफ़ी याद है जो हर चीज रिकॉर्ड करके रखती थी, फ्यूचर के लिए लेटर्स बनाती थी, खुद को बॉलीवुड हीरोइन समझती थी। मैं चुपचाप हाँ में सिर हिलाता रहा। आयशा ने मोबाइल से एक पुराना फोल्डर खोला। उसमें रिया के कई वीडियो थे। एक में रिया हंसते हुए कह रही थी, अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊं तो अर्जुन के पास रोज एक सरप्राइज मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए ताकि वो परेशान रहे। आयशा ने बताया कि रिया किसी वियर्ड ऐप पर काम कर रही थी जो स्केड्यूल्ड मैसेजेस फ्यूचर में भेजता है। उसने मजाक मजाक में कुछ नोट्स रिकॉर्ड किए थे, पर वो तो सिर्फ चीजी विशेज और जोक्स थे, इतने स्पेसिफिक बातें नहीं जितनी मेरे नोट्स में थी। हम तीनों ने मिलकर मेरे फोन का पूरा डेटा चेक किया। वॉइस नोट्स के डिटेल्स में रिकॉर्ड की तारीख एक्सीडेंट से 1 हफ्ता पहले की दिख रही थी, पर डिलीवर्ड टाइम आज का, जैसे किसी ने टाइम कैप्सूल खोलकर ठीक आधी रात को सेंड दबाया हो। कबीर ने अचानक पूछा, अर्जुन तुम्हें याद है ना, एक्सीडेंट से पहले वाली रात तुमने उसे आखिरी बार क्या लिखा था? मैंने गला साफ किया। मैंने लिखा था, अगर तुम सच में मुझे समझती हो तो फ्यूचर से लौटकर मुझे एक बार माफ कर देना। ये मैसेज मैंने शर्म के मारे कभी किसी को नहीं दिखाया था। आयशा ने फोन छीनकर पढ़ा, आंखें भर आईं, बोली, तू ये ड्रामा भी अपने तक रख लेता है। वही रिया का वाला प्रॉब्लम, फीलिंग्स भेजता लेट था, यूनिवर्स ने भी लेट रिप्लाई दिया। उस रात तीसरा वॉइस नोट आया। रिया बोली, तू आज फिर गिल्ट लेकर मेरे घर के सामने से गुजरा। कार धीमी की, पर दरवाजा नहीं खटखटाया। अर्जुन, अगर माफी चाहिए तो जिंदा लोगों से मांग, मैं तो सिर्फ आवाज हूं अब। मैं सच में शाम को उसके घर वाली गली में घूमने गया था, कार में बैठा रहा, बाहर नहीं उतरा। ये बात सिर्फ मुझे पता थी, किसी कैमरा या इंसान ने नहीं देखा, पर किसी न किसी इनविजिबल डायरी में शायद सब दर्ज हो रहा था। रिया की आवाज इस बार गंभीर थी, कल से मेरे कोई नोट्स नहीं आएंगे। अगर तू सच में बदल गया है तो हर उस इंसान से माफी मांग जिसे तूने मेरी तरह हर्ट किया है, और अगर नहीं बदला तो अगले साल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम गिल्ट। आवाज अचानक कट हो गई। चैट पर बस एक लाइन बची थी, दिस चैट विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 3, 2, 1। और सच में 4 सेकंड बाद पूरा कन्वर्सेशन स्क्रीन से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, बस मेरे दिमाग में इकोज छोड़कर। कबीर ने अगली सुबह देखा तो बोला, तू ओवरथिंक तो नहीं कर रहा यार, यहाँ तो रिया नाम का कोई कांटेक्ट ही नहीं है। पर मेरे फोन की ऑडियो फोल्डर में तीनों रातों के नोट्स अब भी थे, जिनकी तारीख पे लिखा था मॉडिफाइड ए ईयर अगो। मैंने उन नोट्स को सुना तो आखिरी सेकंड में फेंट सी हंसी आई, जो पहले नहीं सुनी थी। लगा जैसे रिया कह रही हो, अब ठीक से जी ले अर्जुन, हर साल एनिवर्सरी पर मुझे व्हाट्सएप पर नहीं, खुद के अंदर याद कर। उस दिन पहली बार मैं उसके घर गया, उसके माता पिता के सामने बैठकर सब सच बता दिया, रोते रोते माफी मांगी। आंटी ने मेरा सिर सहलाया, बोली, बेटा रिया तो चली गई, पर शायद उसने तुझे वापस भेज दिया है, अब दोबारा मत मरना अंदर से। अब हर साल उसकी डेथ एनिवर्सरी पर मैं व्हाट्सएप नहीं खोलता, फोन साइलेंट रखकर लोगों से बातें करता हूँ। कभी कभी आधी रात को वाइब्रेशन अभी भी महसूस होती है, पर मैं मुस्कुराकर सोचता हूँ
शायद रिया चेक कर रही है कि मैं सच में बदल गया या नहीं।